हाय गाइस। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बुक के बारे में जिसका नाम है द एवरीथिंग स्टोर और ये लिखी है ब्रैड स्टोन ने। और इस बुक में एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे शख्स के बारे में बात करी गई है जिन्होंने हम कस्टमर्स का शॉपिंग एक्सपीरियंस हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। कस्टमर्स किस तरीके से प्रोडक्ट्स खरीदता है, किस तरीके से प्रोडक्ट को डिस्कवर करता है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कंपेयर करता है, किस तरीके से प्रोडक्ट के लिए पेमेंट करता है और किस तरीके से वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है, ये हमेशा के लिए बदल के रख दिया। वो कंपनी है अमेज़ॉन और वो शख्स है अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस। इस बुक में अमेज़ॉन की स्टोरी स्टार्ट से लेके 2013 तक कवर करने की कोशिश करी गई है। किस तरीके से द कंपनी वाज फाउंडेड, क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे बेजोस ने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया और अमेज़ॉन को इतना सक्सेसफुल बनाया। इस बुक के ऑथर ब्रैड स्टोन, उनकी काफ़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने काफ़ी डिटेल में जाके रिसर्च करी है और उन्होंने खुद एक नैरेटिव फैलेसी का एक्नॉलेजमेंट किया है। नैरेटिव फैलेसी वो फॉलेसी होती है जब हम किसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी को बहुत ही सीधे साधे शब्दों में बताने की कोशिश करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिस कर देते हैं और उसको एक सिंपल कॉज एंड इफ़ेक्ट के तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जबकि असली कहानी काफ़ी क्योटिक होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और उसमें लक का और किस्मत का बहुत फैक्टर होता है। सो द ऑथर हैज़ एक्नॉलेज दैट फेलेसी, उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया है एंड ही हैज़ ट्राइड कि फैक्ट्स जैसे हैं वैसे ही रखे जाएं और किसी भी स्टोरी या किसी भी इवेंट का सारे पहलू से कवरेज हो। सो व्हाट आई विल डिस्कस द कोर वैल्यूज़ जो कि जेफ बेजोस की कोर वैल्यूज़ थी, जो उन्होंने अमेज़ॉन में अप्लाई करी और जिसकी वजह से अमेज़ॉन आज इतना सक्सेसफुल है। और इससे पहले छोटा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं जेफ बेजोस का एंड देन विल गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जेफ बेजोस एज अ किड मूव टू टेक्सास विद हिज मॉम। वहाँ पे जब उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया तो स्कूल के टीचर्स ने इमिडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, इसका आईक्यू बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। सो ही डिड एक्सेप्शनली वेल इन स्कूल, ही डिड एक्सेप्शनली वेल इन कॉलेज एंड कॉलेज के बाद उन्होंने एक फर्म ज्वाइन किया जिसका नाम था DE शॉ। ये एक क्वांटिटेटिव हेज फंड था जो कि मैथमेटिकल एल्गोरिदम्स के थ्रू फाइनेंशियल मार्केट को समझने की कोशिश करता था। और इसके जो फाउंडर थे डेविड शॉ, वो और भी टेक्नोलॉजीज में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने जेफ बेजोस को चूज़ किया कि इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए और उसमें क्या क्या पॉसिबल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती हैं वो डिस्कस करने के लिए। तो डेविड शॉ और जेफ बेजोस हर हफ्ते एक बार लंच में मिलते थे और सारे आइडियाज़ डिस्कस करते थे। तो बहुत सारे आइडियाज़ निकल के आए, उसमें से एक आइडिया जो निकल के आया था वो था कि इंटरनेट पे प्रोडक्ट्स बेचे जा सकते हैं। जैसे जैसे जेफ बेजोस उस पर रिसर्च करते रहे, उनको एक रिपोर्ट मिली जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक साल में इंटरनेट के यूज़र्स 2300% बढ़ गए, यानी कि 24 टाइम्स, 24 गुना एक साल में। किसी भी इंडस्ट्री के लिए ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है। उस पॉइंट पे जेफ बेजोस ने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी जॉब छोड़ूंगा और खुद की कंपनी एस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा। सो देन विद हिज वाइफ ही मूव टू सिएटल, जहाँ पे उन्होंने अमेज़ॉन का ऑफिस एस्टेब्लिश किया। और एक फ़न फैक्ट ये है कि अमेज़ॉन का पहले उन्होंने नाम relentless.com चूज़ किया था। अगर अभी भी आप ब्राउज़र पे जाके relentless.com टाइप करोगे तो इट विल डायरेक्टली टेक यू टू अमेज़ॉन। लेकिन अक्टूबर 1994 में रिलेंटलेस से उन्होंने नाम अमेज़ॉन में चेंज कर दिया। अमेज़ॉन नाम उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि अमेज़ॉन इज़ द बिगेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड और वो अपनी बाकी की जो रिवर्स हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो आई थिंक दैट्स वाई द नेम अमेज़ॉन कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ जेफ बेजोस। गाइज, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उन्होंने फ़ंड कैसे रेज़ किया। उन्होंने अपना पर्सनल कैपिटल डाला करीब $10,000 का और उन्होंने कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन लिया अपने पेरेंट्स से। इनिशियली उन्होंने एम्प्लॉयज़ कैसे हायर किए और उन्होंने इनिशियली डिसाइड किया कि बुक्स हम बेचेंगे एंड देन वी विल डाइवर्सिफाई टू अदर प्रोडक्ट्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बट एक वीडियो में तो वो कवर नहीं हो पाएंगी, लेकिन लेट्स डिस्कस द कोर वैल्यूज़ विच जेफ बेजोस ट्राइड टू implement inside the DNA of Amazon.
गाइस, एक चीज़ जो कि सेंटर है इस बुक का, अमेज़न का और जेफ बेजोस की अपनी बिजनेस फिलॉसफी का, वो है कस्टमर ऑब्सेशन। कस्टमर ऑब्सेशन यानी कि कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजी। कस्टमर को सेंटर में रखते हुए आप पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ। हम मार्केटिंग में बहुत पढ़ते हैं कि कस्टमर सेंट्रिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, लेकिन सही मायने में अमेज़न में ये कस्टमर सेंट्रिक बिहेवियर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया। ये इतने ज़्यादा कस्टमर ऑब्सेस थे कि इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर लूज़ किए जस्ट बिकॉज वो अपने कस्टमर को लोएस्ट प्राइस ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केट में देना चाहते थे। ये इतने ज़्यादा कस्टमर ऑब्सेस थे कि इन्होंने अपने ही पोर्टल पे थर्ड पार्टी सेलर्स को अलाउ किया बेचने के लिए, जो कि सही मायने में अमेज़न के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल फ्रॉम मल्टीपल सेलर्स। ये इतने ज़्यादा कस्टमर ऑब्सेस्ड हैं कि इन्होंने बहुत सारे लीगल सूट्स भी फेस किए फ्रॉम बुक पब्लिशर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, क्योंकि यूएसए में एक कंसेप्ट होता है मिनिमम एडवर्टाइजिंग प्राइस एमएपी का। जैसे यहाँ पे एमआरपी होता है, वैसे ही आप उस प्राइस से नीचे एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैन्युफैक्चरर आपके पीछे पड़ सकता है। सो इसी के चलते काफ़ी ज़्यादा लीगल सूट्स फाइल हुए जो उन्होंने फेस किए। अमेज़न इतना ज़्यादा कस्टमर ऑब्सेस्ड है कि जब किंडल लॉन्च हुआ तो उन्होंने हर बुक का प्राइस $9.99 किया, भले ही वो बेस्ट सेलर थी या फिर वो बेस्ट सेलर नहीं थी। किंडल को लॉन्च करना भी एक रिस्की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि किंडल खुद एक डिजिटल बुक प्लेटफॉर्म है जो कि अमेज़न के फिजिकल बुक बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता था। बट क्योंकि ये काफ़ी कस्टमर ऑब्सेस्ड थे, स्टिल दे डिसाइडेड दैट दे विल लॉन्च किंडल बिकॉज दे रियलाइज्ड कि अपने बिजनेस को खुद कैनिबलाइज करना अच्छा है, बजाय कि कोई और कॉम्पिटिटर आके आपके बिजनेस को कैनिबलाइज करे। अमेज़न ने एक पर्सनलाइजेशन टीम शुरुआत में ही बना दी थी जो यूज़र्स को उनके इंटरेस्ट और उनके हैबिट्स के अकॉर्डिंग बुक्स रिकमेंड करती है। सही मायने में देखा जाए तो ये काफ़ी सिमिलर है फेसबुक पे जो फीचर आता है पीपल यू मे नो, उस फीचर से। लेकिन अमेज़न ने काफ़ी ज़्यादा पहले इम्प्लीमेंट कर दिया था। मेरा ये मानना है कि ये जो कस्टमर ऑब्सेशन बिहेवियर है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न है कि अमेज़न की सक्सेस में, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज कॉम्पिटिटिव ऑब्सेस होती हैं, वो कॉम्पिटिटर पे ज़्यादा ऑब्सेशन करती हैं बजाय कि कस्टमर के। दोस्तों, अगर चैलेंजेस की बात करें तो देर इज़ एन एंडलेस लिस्ट ऑफ चैलेंजेस। इतने ज़्यादा चैलेंजेस अमेज़न ने और जेफ बेजोस ने फेस किए कि उनकी लिस्ट ही नहीं बनाई जा सकती। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जेफ बेजोस केम आउट ऑफ दिस चैलेंजेस इन अ विक्टोरियस मैनर। 1999 में डॉट कॉम बबल बर्स्ट हो गया, यानी कि बहुत सारी इंटरनेट और डॉट कॉम कंपनीज बन गई और एकदम से वो बबल बर्स्ट हुआ, एकदम से इन्वेस्टमेंट ड्राई हो गई, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, लोगों का मोराल, स्टॉक मार्केट सब क्रैश हो गया। लोगों को ये लगने लग गया कि बस डॉट कॉम एक्चुअल में एक स्कैम था, इतना कोई बड़ी टेक्नोलॉजी इनोवेशन नहीं थी। लेकिन वो पीरियड भी अमेज़न ने सरवाइव किया और उस पीरियड के दौरान वॉल स्ट्रीट के जो एनालिस्ट थे वो भी अमेज़न के बारे में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिव्यूज़ देने लग गए थे, क्योंकि अमेज़न उतना प्रॉफिट नहीं बना रहा था। और एक पॉइंट ऐसा आया था कि अमेज़न के स्टॉक प्राइस $55 से $33 पहुंच गए थे और जेफ बेजोस ने अपने वाइट बोर्ड पर जाके लिख दिया था, आई एम नॉट माई स्टॉक प्राइस, मैं मेरा स्टॉक प्राइस नहीं हूँ। और वो बस कस्टमर पे फोकस होके अपना काम करते रहे एंड ही इवेंचुअली केम आउट ऑफ दिस डॉट कॉम बबल सक्सेसफुली, जबकि बहुत सारी इंटरनेट कंपनीज उस डॉट कॉम बबल के बाद बंद हो गई थी। इसके बाद बहुत सारे एंटी ट्रस्ट लॉज और एंटी ट्रस्ट केसेस हुए। इनिशियली कंपटीशन फ्रॉम ईबे, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अमेरिका में एक कंपनी है ईबे जिस पे लोग अपने प्रोडक्ट्स को ऑक्शन करते हैं और एक बेस्ट प्राइस डिस्कवर होता है ऑक्शनिंग के थ्रू। अमेज़न को काफ़ी टाइम लगा ईबे की मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करने के लिए और बहुत बार पब्लिशर्स और सप्लायर्स ने लॉ सूट्स फाइल किए अमेज़न के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, एक टाइम पे अमेज़न ने एडवर्टाइज़ किया था कि दे आर द लार्जेस्ट बुक सेलर ऑन दी प्लानट अर्थ। लेकिन बार्न्स एंड नोबल ने, जो कि वहाँ अमेरिकन बुक सेलर है, उन्होंने अमेज़न के अगेंस्ट केस किया कि नहीं, ये सच नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस हुए अमेज़न के अगेंस्ट, बट दे सक्सेसफुली फॉट दैट। एक टाइम पे गूगल एम्प्लॉयज़ पोच करने लग गया था अमेज़न के और बहुत सारे सीनियर और मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव्स ने अमेज़न से गूगल पे स्विच मारा। लेकिन ये सारे ही चैलेंजेस अमेज़न के फाउंडर बेजोस ने काफ़ी अच्छे से टैकल किए
क्योंकि वो पूरे टाइम यही बोलते रहे कि कस्टमर पे फोकस रहो, कंपनी विल बी फाइन, कस्टमर पे फोकस रहो, कंपनी विल बी फाइन. एंड इट वॉज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी टू go through all these challenges. Guys, Jeff Bezos as an employer or as a boss can be very demanding. अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो he said गुड बाय, लेकिन अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उससे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है. जेफ बेजोस ऑल्सो एक्सपेक्ट्स कि उनके एम्प्लॉयज़ का आईक्यू बहुत ज़्यादा हो और उनका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों ही इक्वली डेवलप्ड हो, यानी कि एनालिटिकल और क्रिएटिव ब्रेन दोनों ही डेवलप्ड हो. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ शुरू के 2 सालों में छोड़ देते हैं, लेकिन जो लंबे टाइम तक काम करते हैं उनको इक्वली बड़ा रिवॉर्ड मिलता है. ऑल्सो देर इज़ अ कल्चर ऑफ फ्रूगैलिटी राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग. फ्रूगैलिटी यानी कि काफ़ी ज़्यादा पैसे बचाए जाते हैं और उनको एक्सेसिवली खर्च नहीं किया जाता. काफ़ी लंबे टाइम तक एम्प्लॉयज़ को अलाउ नहीं था बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने का, वो एग्जीक्यूटिव क्लास में प्लेन में ट्रैवल करते थे. ऑल्सो वर्क लाइफ बैलेंस को लेके काफ़ी कंट्रोवर्शियल थॉट्स हैं. एक बार एक कॉन्फ्रेंस में एक एम्प्लॉय ने पूछा था कि वो पॉइंट कब आएगा जब अमेज़ॉन में वर्क लाइफ बैलेंस देखने को मिलेगा. जेफ बेजोस इस सवाल से ज़्यादा खुश नहीं थे. मेरे पर्सनल ओपिनियन में दोस्तों, स्टार्टअप में थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस तो सेक्रीफाइस होता है, स्पेशली अगर वो स्टार्टअप अमेज़ॉन हो. दोस्तों, अमेज़ॉन एंड जेफ बेजोस प्रॉब्लम्स के अराउंड बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं. यानी प्रॉब्लम जैसे कि मिनिमाइजिंग कंपनीज टैक्स बर्डन्स, दे वर्क वेरी स्मार्टली अराउंड दीज प्रॉब्लम्स. पार्टनर रिलेशंस में अगर आप देखेंगे, काफ़ी सारे बिजनेस पार्टनर्स एक पॉइंट पे अमेज़ॉन छोड़ देते हैं, लेकिन वो वापस अमेज़ॉन ज्वाइन करते हैं क्योंकि जैसे ही वो छोड़ते हैं उनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा घट जाती हैं एंड दे हैव टू जॉइन अमेज़ॉन बैक. कल्चर की बात करें तो अमेज़ॉन में एक कल्चर है कि कोई पावर पॉइंट नहीं प्रेजेंट करता, कोई पीपीटी नहीं होती है. इनफैक्ट कोई भी अगर एक आइडिया प्रेजेंट करना चाहता है एक मीटिंग में तो वो एक 6 पेज की केस स्टडी लिख के ला के रखता है और मीटिंग से 5 मिनट पहले हर कोई उस केस स्टडी को पढ़ता है और वो डिस्कशन करते हैं. ये काफ़ी अलग है करंट कंपनीज में जहाँ पे पावर पॉइंट कल्चर होता है. लॉन्ग टर्म थिंकिंग की बात करें तो जेफ बेजोस थिंक्स एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म. यहाँ तक कि वो एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो एक 10,000 साल चलने वाली क्लॉक बना रहा है. दिस जस्ट रिप्रेजेंट्स हाउ लॉन्ग टर्म द थिंकिंग ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज. सो गाइस, फाइनल सवाल पे आते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ अमेज़ॉन टुडे. अमेज़ॉन लॉन्च हुआ था एक ऑनलाइन बुक स्टोर के तौर पे, फिर उस पर खिलौने बेचे गए, फिर उसके ऊपर कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी बेचे गए. फिर लॉन्च हुआ अमेज़ॉन वेब सर्विसेज. अमेज़ॉन वेब सर्विसेज एक बिजनेस है जो कि डेटा स्टोरेज, डेटा बेस और रॉ कंप्यूटिंग पावर दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड करता है. जिस तरीके से आज की डेट में बिजली एक कमोडिटी बन गई है, आगे जाके डेटा स्टोरेज भी एक कमोडिटी बन जाएगा और हर कंपनी छोटी या बड़ी को उसकी ज़रूरत पड़ेगी. बड़ी बड़ी कंपनी यानी कि नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट भी अपना डेटाबेस अमेज़ॉन वेब सर्विस पे सेव करती है. अमेज़ॉन में फिर किंडल लॉन्च किया, अमेज़ॉन ने अमेज़ॉन प्राइम वीडियो लॉन्च किया, बहुत सारे एक्विजिशंस करे. एक टाइम पे अमेज़ॉन ने अपना गूगल की तरह एक सर्च इंजन लॉन्च किया था. और ऑल्सो दे केम आउट विद अमेज़ॉन ऑक्शन जो कि ईबे का कॉम्पिटिटर है. और दे ऑल्सो लॉन्च अ सर्विस कॉल्ड मैकेनिकल टर्क. अमेज़ॉन ग्रॉसरी भी बेच रहा है, अमेज़ॉन फ्रेश के थ्रू उनके अपने डिलीवरी ट्रक्स भी चल रहे हैं. सो अमेज़ॉन इनिशियली लॉन्च हुआ था एक विजन के साथ, दैट इट वाज सपोज टू बी अ एवरीथिंग स्टोर. यानी कि उस स्टोर पे सब कुछ मिलेगा एक हवाई जहाज को छोड़ के. लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अमेज़ॉन ना ही सिर्फ एक एवरीथिंग स्टोर है, बट आज वो एक एवरीथिंग कंपनी बन गई है जो कि सब कुछ कर रही है. Guys, I hope you liked the video. Please like and subscribe to the channel for more content. अगर आपके भी कुछ opinions है इस टॉपिक के बारे में, do let me know in the comment section. Till then, goodbye.